नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत में सूचना क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी। 16 नवंबर 1942 को ओडिशा के एक छोटे से गांव टिटलागढ़ में जन्मे सैम पित्रोदा जी इस समय सार्वजनिक सूचना, अवसंरचना व नव प्रवर्तन पर प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विचारक, नीति निर्माता, दूरसंचार क्रांतिकर्ता और उद्यमी सैम पित्रोदा जी ने अपना पूरा जीवन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी व राष्ट्र के विकास में बिताया है। गुजराती माता पिता के पुत्र सैम पित्रोदा जी का पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, लेकिन जब ये अमेरिका गए तो सैम पित्रोदा के नाम से मशहूर हो गए। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित सैम पित्रोदा जी राजीव गांधी जी की सरकार के मुख्य टेक्नोलॉजी सलाहकार भी रह चुके हैं। सैम पित्रोदा जी ने दशकों पहले भारत में टेलीफोन को सरकारी दफ्तरों और बड़े लोगों के घरों से निकालकर एसटीडी पीसीओ के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाने का काम किया। 2005 से 2009 तक सैम पित्रोदा जी देश में ज्ञान संबंधित संस्थानों और अवसंरचना के सुधार हेतु ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराने के लिए गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आज हम सैम पित्रोदा जी से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। सैम साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद। अभी आप किन किन नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? पहले तो हम इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। द आइडिया इज टू डेमोक्रेटाइज इंफॉर्मेशन। हमारे वहाँ आरटीआई चल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन वो नाडा वाली फाइल में बंधी पड़ी है। तो हमारा काम है ये इंफॉर्मेशन को छोड़ के लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए 2 नेटवर्क्स देश में बन रहे हैं। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जिसमें 1500 जगह तक ऑप्टिकल फाइबर लगा के यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज सबको कनेक्ट किया जा रहा है। इसके पर ई गवर्नेंस का काम होगा और दूसरे सब नेटवर्क्स कंसोलिडेट किए जाएंगे। और दूसरा नेटवर्क है जिससे हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जुड़वा देंगे। इससे हर पंचायत में एक नई सुविधा आएगी, जिसकी वजह से गवर्नेंस सुधरेगा, एजुकेशन बदलाएगा, हेल्थ सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, all of these things will be accessible without intermediary to people all over the country. राजीव गांधी जी आपको अमेरिका से भारत लेकर के आए। आप उनकी सरकार में मुख्य टेक्नोलॉजी सलाहकार भी रहे हैं। तभी आपने गांव-गांव को टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से जोड़ने का बीड़ा उठाया था और आज की तारीख में इसका काफी विस्तार हो चुका है। कैसे शुरुआत हुई इसकी? देखिए, पहले तो क्रेडिट मस्ट गो टू राजीव गांधी। ही हैड द पॉलिटिकल विल, ही बैक्ड ऑल आवर एफर्ट्स विथ टोटल कॉन्फिडेंस, टोटल ट्रस्ट। उस जमाने में जब हम कंप्यूटर्स और गांव गांव टेलीफोन ले जाने की बात कर रहे थे, लोग बेसिकली मजाक समझते थे कि भाई कंप्यूटर की क्या जरूरत है इंडिया में। इंडिया में पानी चाहिए, बिजली चाहिए, विच इज ट्रू। एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जाए, लेकिन हमको तो वो आता नहीं था। तो हमारा काम था टेलीकॉम, आईटी पे ध्यान देना। और हम तब ऐसा मानते थे और अभी भी मानते हैं कि देश को जोड़ने के लिए कम्युनिकेशन इज द की। तब हमारे पास खाली 20 लाख फोन थे देश में। तो 20 साल में 20 लाख फोन से अभी 90 करोड़ फोन है हमारे पास देश में।
हर सिटीजन गांव-गांव में टेलीफोन से कनेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ वी हैव क्रिएटेड मिलियंस ऑफ जॉब्स इन आईटी। वी कनेक्ट एंड कलेक्ट $100 billion worth of export in software and software services. लेकिन एक और बड़ा सवाल है, देश का आम आदमी सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार से तंग आ गया है। जब वह सरकारी कार्यालयों में जाता है तो कर्मचारियों का टालू रवैया जारी रहता है। कैसे देश का आम आदमी इससे निजात पा सकता है? देखिए, ऐसा है, अभी तो कोई भी काम के लिए आपको किसी के पास जाना पड़ता है। जब इंटरनेट आएगा गांव-गांव में, आप बहुत सारा काम सरकार के साथ कंप्यूटर से कर सकेंगे। आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपको पासपोर्ट की एप्लीकेशन देनी है, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, ये सब के लिए गवर्नमेंट में जो इंटरमीडिएरी है, यू विल बी एबल टू बाईपास देम एंड गेट डायरेक्टली टू द सर्विसेज। ये कैश ट्रांसफर की बात हो रही है आजकल, कि समझिए कि आपने गांव में एक नरेगा के लिए काम किया और आपको 2,000 रुपये मिलने वाले हैं सरकार से। अभी तो कभी कभी 9 महीने लगते हैं वो पैसे मिलने में। वो पैसे आपको वहीं के वहीं इंस्टेंटली मिलने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली जो हम आपको ये पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जैसे आपका काम फ्राइडे शाम को खत्म हुआ, फ्राइडे शाम को इमीडिएटली यू विल गेट ए नोटिफिकेशन आपके फोन पे कि 2,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं। आपने ई गवर्नेंस की बात की, ई प्रशासन की। देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड क्रांति के जरिए आप ई प्रशासन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जानना चाहता है कि आने वाले समय में इससे किस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। क्या भ्रष्टाचार वाकई समाप्त होगा? और एक और बड़ा सवाल कि मनरेगा योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, इससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए कि देश में जो भी प्रोसेस अभी है, सब ब्रिटिश राज से चलती आ रही है। हमने बहुत प्रोसेसेस बदलाई नहीं है। हमारे पास नए टूल्स नहीं है ऐसे कि जो 1.2 बिलियन पीपल की गवर्नमेंट को प्रॉपरली मैनेज कर सके। सो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं है कि इससे सब करप्शन चला जाएगा, बट कम डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू वोंट हैव टू डील विथ इंटरमीडिएरी। इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी। शिक्षा के क्षेत्र में आम गरीब आदमी को भारत में काफी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। अच्छे कॉलेजों में, स्कूलों में बिना डोनेशन के एडमिशन तक नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में इसे सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन का जो मॉडल है ना, वो बहुत पुराना है। हम तो ऐसा समझते हैं कि एजुकेशन के लिए 3 चीजों की जरूरत है। एक, मोटिवेशन। एम आई रियली मोटिवेटेड टू लर्न? सेकंड, टाइमिंग। डू आई हैव टाइम टू लर्न? 3, कंटेंट। आप इंटरनेट पे जाइए, सब चीज वहां पे है। फिजिक्स, मैथ, टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, सब चीज पे सब ज्ञान है। ज्ञान के लिए टीचर की जरूरत नहीं है आजकल। 10 साल पहले थी, क्योंकि ज्ञान खाली किताब में था। आप सब किताब तो ले नहीं सकते। आज ज्ञान इंटरनेट पे है। आप लगाइए, इंटरनेट को जोड़ दीजिए, सब किताबें वहां पे है। आपको किताब खरीदने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास इंटरनेट है कि नहीं? गांव गांव में जब इंटरनेट लगेगा, तब एजुकेशन सिस्टम भी बदल जाएगी ऑटोमेटिकली। शिक्षा के अलावा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है स्वास्थ्य का, हेल्थ का। आम आदमी, आम मरीज को यदि बेहतर इलाज चाहिए तो अस्पतालों में दाखिला तक नहीं मिल पाता, भीड़ काफी है। कैसे इस दुर्व्यवस्था को सुधारना चाहिए? देखिए, पहले तो हिंदुस्तान में सब जगह
एक्सपेंशन की जरूरत है। ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा कॉलेजेस चाहिए, बहुत रोड चाहिए, बहुत पावर चाहिए, बहुत पानी चाहिए, बहुत घर चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप और मैं कह सकते हैं कि इनफ है। ठीक है। दूसरा, सब चीज़ों में क्वालिटी बहुत बुरी है। एजुकेशन भी क्वालिटी बुरी है, हेल्थ सर्विस की क्वालिटी भी बुरी है, पानी की क्वालिटी भी बुरी है, बिजली की क्वालिटी भी बुरी है। सो सब जगह क्वालिटी सुधारनी है। और तीसरा, सब जगह इक्विटी पर ध्यान देना है कि गरीब से गरीब आदमी को वही एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए, वही अच्छी हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए। अब हेल्थ सर्विस में क्या है कि सब जगह दुनिया में लोग वेस्टर्न मॉडल की कॉपी कर रहे हैं कि हॉस्पिटल बेड चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए। जब जब ये बात आती है तब हम समझाते हैं लोगों को कि हमारी माताजी ने 8 बच्चे डिलीवर किए टिटलागढ़ में, जहां न थी बिजली, न था पानी, न था डॉक्टर, फार्मेसी, नर्स। उन लोगों ने कुछ तो राइट किया होगा। ऑल 8 turned out to be mentally healthy, physically healthy. हमें पुरानी टेक्निक्स पे ध्यान देना है। देखिए, आयुर्वेदा, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, हर्बल मेडिसिन, ये सब हम भूल गए। अब इमीडिएटली वी गो टू सर्जन। दैट मॉडल इज वेस्टर्न मॉडल। ये मॉडल स्केल नहीं होगा। तो हमें इंडियन मॉडल हेल्थ सर्विसेज में ध्यान से पढ़ना है। सर्जरी चाहिए तो चाहिए सर्जरी, लेकिन जब तक सर्जरी तक पहुंचे, यू हैव टू नो हाउ टू मेडिटेट वेल, ब्रीथ वेल, एक्सरसाइज, ईट वेल, नॉट यूज टोबैको, डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक। ऑल दीज आर स्टैंडर्ड थिंग्स वी शुड नो, वी शुड प्रैक्टिस। ये सब हम भूल गए हैं। Okay, we want to immediately go to Western model. We need Indian model of development everywhere. पित्रोदा साहब, लोकतंत्र में आम आदमी की सबसे बड़ी ताकत है वोटिंग। पहले भारत में मतपत्रों के जरिए वोट डाले जाते थे। जमाना बदला, अब ईवीएम मशीनों के जरिए वोट डाले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में वोट डालने की तकनीक में भी कुछ बदलाव आ सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। हम तो कह रहे हैं कि अभी यू कैन वोट ऑन योर मोबाइल फोन। कैसे? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन आर वी प्रिपेयर टू यूज दैट? 600 मिलियन लोगों के पास मोबाइल फोन्स हैं। आप बच्चों को भूल जाइए, छोटे 14 साल और 16 साल के नीचे। वेरी ओल्ड पीपल, कीप देम आउट, कीप सम इन रूरल आउट। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव मोबाइल फोन। ठीक है। अगर इलेक्शन के टाइम में, ठीक है, हाइपोथेटिकल आइडिया, दिस जस्ट अ थॉट, आपके फोन पे मैं आपको लिस्ट दूं कि ये 10 लोग आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपी के लिए खड़े हैं और एमएलए के लिए खड़े हैं और लोकल पंचायत में खड़े हैं। ठीक है। आप जब भी मन हो टिक 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 करके वोट दे दीजिए, रजिस्टर हो जाएगा। आप 1 वीक में जब भी दे दीजिए। आपका फोन है, उसके साथ हम लगा देंगे यूआईडी, उसके साथ लगा देंगे वोटर रजिस्ट्रेशन नंबर, बात खत्म हो गई। आपको ना लाइन में खड़े रहना है, आपको ना बूथ पे जाना है। बूथ कैप्चर विल गो अवे। सो मे बी नॉट एवरी बूथ कैन बी एलिमिनेटेड, बट 60% ऑफ द बूथ कैन बी एलिमिनेटेड। खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा, जो करप्शन है वो भी कम हो जाएगा हमारी दृष्टि से। लेकिन एक बड़ा सवाल पित्रोदा साहब उठेगा। आपको याद होगा, ईवीएम मशीनों पर भी उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी पारदर्शिता पर राजनीतिक लोग ही सवाल खड़े करते हैं। देखिए, आपको नहीं लगता कि मोबाइल फोन से यदि वोटिंग होगी तो उसकी पारदर्शिता पर भी लोग सवाल खड़ा करेंगे? इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? कोई भी नई चीज पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो वो वाजिबी भी है। और सब नई चीजों में कुछ गड़बड़ भी होगी, कुछ चीजें नहीं भी चलेगी। ये तो धर्म है। एनी न्यू थिंग यू इंट्रोड्यूस
will have some initial teething problems. Okay? So आज नहीं तो कल होगा. ये मोबाइल वोटिंग 5 साल में नहीं होगा तो 10 साल में होगा, 10 साल में नहीं होगा तो 15 साल में होगा. ये भी चीज होने वाली है. यू कांट स्टॉप दिस. एक फायदा तो जरूर हो सकता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा. वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा. आई थिंक गड़बड़ कम होगी और यू वोंट हैव टू यूज ऑल दिस पुलिस, सिक्योरिटी, वेट इन लाइन, धक्का मुक्की, ये सब कम हो जाएगा ना. इंटरनेट ने भारत में काफी तेजी से पांव पसारा है. पहले लोग अखबारों को पढ़कर खबरें जानते थे, फिर बदलते समय के साथ न्यूज चैनलों के जरिए टीवी देखकर समाचार पाते हैं. अब इसी बीच दस्तक दी सोशल मीडिया ने. ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी लोग कम्युनिकेशन करने लगे, खबरें पाने लगे. कैसा भविष्य आप देखते हैं सोशल मीडिया का? देखिए, सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी द मेन मीडिया इन द फ्यूचर. आप देखिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ प्रिंट मीडिया इज बेसिकली डाइंग. हमारे वहां वी आर नॉट देयर येट, बट इट विल हैपन इन 10 years. प्रिंट मीडिया में क्या है कि आपको न्यूज चाहिए और नहीं चाहिए, सब न्यूज आते हैं. समझिए कि हमें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है. वाई शुड आई गेट ए स्पोर्ट्स सेक्शन? हम जब इंटरनेट पे न्यूज देखते हैं तो हम उसको डिजाइन करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट की तरह कि हमें न्यूज चाहिए ऑन इंटरनेशनल सीन, हमें न्यूज चाहिए ऑन टेक्नोलॉजी, हमें न्यूज चाहिए ऑन बिजनेस. ठीक है, दूसरे किसी को न्यूज चाहिए ऑन कुकिंग, ऑन वुमेन्स इश्यू, फाइन, इट्स ओके. You design your own requirement and get your news. I can't do that in newspaper today. So slowly and slowly everybody is moving towards electronic media to find their news. Some are doing it now, others will do it in the future. लेकिन सोशल मीडिया का एक खतरा यह भी दिख रहा है कि अब व्यक्ति की आजादी के नाम पर अब शब्दों की बौछार. कितना उचित है यह? देखिए, सब जगह जहां जहां नई चीजें आती हैं उसका दुरुपयोग तो होता ही रहता है. प्रिंट मीडिया में भी गॉसिप आती है, वैसा नहीं है सोशल मीडिया में भी गॉसिप आती है, प्रिंट मीडिया में भी गॉसिप आती रहती है. तो क्या करें? यू विल हैव टू डिसाइड ऑन इंटरनेट एंड यू विल हैव टू बी द जज कि ये न्यूज बराबर है, ये न्यूज बराबर नहीं है, हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना है. पित्रोदा साहब, देश के सामने आपके हिसाब से कौन सी 3 बड़ी चुनौतियां हैं और इसका क्या समाधान हो सकता है? एक चैलेंज है डिस्पैरिटी. देश में बिटवीन अर्बन एंड रूरल, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, बिटवीन रिच एंड पुअर, डिस्पैरिटी बहुत है. वो डिस्पैरिटी को कम करनी है. सेकंड चैलेंज इज डेमोग्राफी. 50 करोड़ लोग 25 साल के से नीचे की उम्र के हैं. आप ये देखिए तो हर साल 20 मिलियन, 2 करोड़ यंग लोग पाइपलाइन से बाहर आते हैं. वी नीड टू क्रिएट जॉब्स फॉर देम. हर साल कहां से आएंगे इतने सारे जॉब? गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती इतने सारे जॉब्स. सो डेमोक्रेसी इज ए बिग चैलेंज. वी हैव टू एजुकेट देम, we have to clothe them, we have to provide them skills, opportunity, jobs, food, nutrition. It's a big challenge. Third big challenge is development. सब कुछ हो रहा है देश में, लेकिन गति से नहीं हो रहा. रोड बनाने हैं तो ज्यादा बनाने हैं, जल्दी बनाने हैं. पावर प्लांट लगाने हैं तो ज्यादा लगाने हैं, जल्दी लगाने हैं. स्कूल्स, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि एवरीवेयर वी नीड टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. जो नौजवान पित्रोदा साहब हमारे देश में पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, उनको आपकी सलाह क्या है? पहले तो वो रॉन्ग चीज पढ़ रहे हैं शायद. आप जो पढ़ रहे हैं उसकी जो डिमांड नहीं है तो आपको सोचना है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं. एक तरफ नौजवान पढ़ाई करके तैयार हो गया, उसके पास जॉब नहीं है,
दूसरी तरफ वेल्डर नहीं मिल रहे हैं, कारपेंटर नहीं मिल रहा है, ओके, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिशियन नहीं रहा है. सो वी हैव टू डिसाइड, डू वी वांट टू गेट ए डिग्री एंड बी अनएम्प्लॉयड, और वी वांट टू लर्न समथिंग दैट विल गिव यू एम्प्लॉयमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है. लेकिन हमारे वहां क्या है, सबको कॉलेज में जाके पढ़ना है, सबको डेस्क जॉब चाहिए. उतने सारे तो डेस्क जॉब बन नहीं सकते. So we have to make sure that education matches employment. Not in all cases. We also need highly educated, thinkers, anthropologists, sociologists, psychologists. We need all that. It's not that everybody should go to engineering and get a job. We need liberal arts also. But we have to make sure that the education is matched with employment. पित्रोदा साहब, अभी आपको हाल में ही प्रसार भारती के संस्थागत ढांचे की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. यहां आप किन किन बातों पर प्रमुखता से गौर करेंगे? First of all, it is too early to comment. But at the same time, I would say that Doordarshan and AIR, All India Radio, are two very important institutions in the country. They have served well in the past. People have worked very hard. Now we need to restructure. एक तो टेक्नोलॉजी बदल गई है कंप्लीटली. पुराने एनालॉग टावर्स need to be re-looked at to put all the work you do on fiber. तो सब कंटेंट को डिजिटाइज करना है, सबको इमीडिएटली फाइबर पे लगा देना है एज ओपोज टू टावर. सो वी हैव टू मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी, इज वन कैटेगरी. सेकंड, वी हैव लॉट ऑफ गुड कंटेंट. वी हैव टू मेक दैट कंटेंट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. अभी सब लॉकअप पड़ा हुआ है कंटेंट. इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम दूरदर्शन के पास कुछ तो कंटेंट होगा. ये कंटेंट कहाँ है, किसके पास है? कैन वी डिजिटाइज इट, मेक इट अवेलेबल टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल? डू वी नीड टू रीऑर्गेनाइज, restructure, retrain? So my main challenge, or our main challenge I would say, is to really look at the technology of today, including social media, to make Doordarshan and AIR the most important instrument to promote Indian thought, take India to the world and the people of India. And this is a very complex task. I think it's very timely. Why can't Prasar Bharati be the quote-unquote BBC of India? World over, there is great interest in India now. Where do they go for Indian news? They don't have one place to go for Indian news. Can we take this global? Can we use our existing infrastructure effectively? Can we reach out with better content and programs to our rural communities? Can we use a lot of education material related to agriculture, technology, education, health? I think those are the real challenges. सैम साहब, आप राजीव गांधी जी के बहुत खास रहे. उन्हीं के ज़माने में आपने सपना बुना था गांव-गांव, गली-गली टेलीफोन पहुंचाने का. एसटीडी और पीसीओ के माध्यम से लोग बाग आज भी चर्चा करते हैं कि अगर आज राजीव गांधी जी हमारे बीच होते तो शायद तरक्की के मामले में भारत कहीं आगे होता. क्या कहेंगे? मैं मानता हूं उसमें सच बात है. I also believe that, but that's history. It's unfortunate that we lost a young Prime Minister like Rajiv Gandhi too early. I don't think we'll ever recover from that, but that's a personal opinion. राहुल गांधी जी के साथ भी आप काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं. कई बार सार्वजनिक भाषणों में भी राहुल गांधी जी ने आपका जिक्र किया है. राहुल जी की भविष्य की रणनीति क्या है और खास तौर पर अपने पिता के अधूरे सपनों को
पूरा करने के लिए वे क्या कुछ कर रहे हैं। My interactions with him, I find him very capable. He is highly educated. He thinks a lot. He is very systematic. He doesn't have knee-jerk reaction. He reads a lot. He is equally committed to carrying on the unfinished agenda of Rajiv Gandhi. But he is taking his own time. He has his own style. Rightfully so, he listens to everybody and he does what he thinks is right to do. And that's the way it should be. आप कुछ निजी बातें करेंगे पित्रोदा साहब, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारी वाइफ है. I've been married for 46 years. We met when I was young in college. She came to America and we married there. हमारे 2 बच्चे हैं. एक लड़का है सलील. He studied electrical engineering at MIT, studied at Harvard, got an MBA, and he is in San Francisco, married to a Gujarati girl born in New York, Arpita. We have a granddaughter, 2-year-old, Arya. Then we have a daughter, Rajal. She went to Michigan, studied, makes movies in Hollywood, and now she's in London getting an MBA. So I'm very happy, great family, no complaints. लेकिन एक चीज तो आपने किया है कि अपना जीवन भारत के लिए समर्पित किया है. काम कर रहे हैं, हम तो ऐसा कहेंगे कि I work. Okay, India has given me a great opportunity to work. So that's all I do. आपकी बातों से संतुष्टि काफी झलकती है, लेकिन क्या कभी मन में ख्याल आया कि राजनीति में भी जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा क्यों? Not cut out for it. Okay, I'm happy doing what I do. I have my freedom. आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी? ताकत में तो क्या, I just work, Hard work. I just happen to have good fortune to find work that I enjoy. To me, work is not work. I don't have difference between job and joy. Job is my joy, joy is my job. Okay. Kamjori, I wish I had taken care of my health. I didn't. I didn't realize when I was young that I should exercise, I should read, I should eat right and I should meditate, and I didn't do all the right things. Nobody told me. I didn't pay attention. And I had a heart attack when I was young. I had a quadruple bypass. I had cancer. I had another quadruple bypass. I have 4 stents. I just happen to be not very lucky when it comes to health. That's because I didn't take care of it. आखिरी सवाल, हमारा देश नौजवानों का देश है. देश के नौजवानों का आपका संदेश क्या है? हम तो एक ही संदेश देते हैं सब नौजवानों को भी, just work hard. Make your life work centric and not pleasure centric. Pleasure will come out of work. बहुत बहुत शुक्रिया पित्रोदा साहब, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए अपना बेहद कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद. तो ये थे भारत में सूचना क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ जवाब दिया. हमें गर्व है भारत के अपने इस महान सपूत पर कि उनका जन्म भारत में हुआ और भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है. हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनके कार्यों से भारत को और आने वाली हमारी पीढ़ियों को काफी लाभ होगा. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ. तब तक नमस्कार.